फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि वहाँ पे तो हम लोग देख लिए थे कि क्या क्या चीज़ से हम क्या क्या सोर्स लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना था कि थर्मल पावर स्टेशंस। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग को पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशंस, सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले कि हम मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करें तो कैसे कैसे उसको मतलब हम जनरेट करते हैं, कितना वोल्ट को, और फिर उसके बाद कितने वोल्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं और कैसे कैसे हमारे घर तक मतलब बिजली आता है, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो आज हम सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। यहाँ पे सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV को जनरेट किया जाता है जनरली इंडिया में, और अंदर अदर कंट्री में 132 kV भी जनरेट किया जाता है, 220 kV भी जनरेट किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले 11 kV को जनरेट कर लिया तो उसको हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे, क्योंकि हमारे घर तक सबसे पहले 11 kV से आप लोग सुनेंगे कि 132 kV भी होता है, 765 kV होता है, 400 kV होता है, 220 kV होता है, 132 kV तो कैसे होता है। तो सबसे पहले 11 kV के हम क्या करेंगे, उसको हम स्टेप अप करते हैं। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV को हम जनरेट किए, उसके बाद जनरेटिंग स्टेशन में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जिसका क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग सबसे ज़्यादा होता है स्टेपर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की मतलब बात किया जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेपर ट्रांसफार्मर क्या होता है कि 11 kV को कन्वर्ट कर दिया जाता है 132 kV में, 220 kV में, 400 kV में, 765 kV में। तो जनरली यहाँ पे हम देखेंगे 132 kV में कन्वर्ट कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 11 kV को जनरेट किया, फिर रिसीविंग स्टेशन में क्या किया कि इसको 132 kV में ही स्टेपर ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रिसीविंग स्टेशन को दिया, रिसीविंग स्टेशन रिसीव किया 132 kV को। अभी 132 kV को तो रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा कि वो भी क्या करेगा कि अब स्टेप डाउन वोल्टेज को करेगा। स्टेप डाउन वोल्टेज को करेगा वो क्या करेगा 33 kV में करेगा। अब 33 kV में उसको स्टेप डाउन करके वो देगा क्या, किसको, सब स्टेशन को देगा। अब सब स्टेशन क्या करेगा कि 33 kV को रिसीव करके 11 kV में कन्वर्ट करेगा, और 11 kV को क्या करेगा कि सब स्टेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को ट्रांसफर करेगा, और वो 11 kV है जो 223 kV में मतलब कन्वर्ट कर देगा। जो हमारे घर के नज़दीक जो नियरलेस्ट जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक पावर ट्रांसफार्मर भी होता है जो जनरेटिंग स्टेशन में रहता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो पावर ट्रांसफार्मर है जो जनरेटिंग स्टेशन में लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है जो घर के हमारे नज़दीक लगा हुआ है, जो 11 kV को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लोड, हम लोग क्या यहाँ पे लोड दे दिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग को पूरा सिंगल लाइन डायग्राम को हम दिखाते हैं, और इसके बाद बताते हैं कि इसमें जो लाइन है उसको बांटा भी गया है। हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, जनरेटिंग स्टेशन भी पढ़ना है, और यूटिलाइजेशन पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें ट्रांसमिशन लाइन को है बहुत मतलब करीब 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में कैसे कैसे बांटा गया उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि आप मतलब यहाँ पे पीडीएफ में देख भी रहे हैं। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन उस मतलब वो वोल्ट को बोलते हैं जो हम 11 kV को जनरेटिंग स्टेशन में मतलब जनरेट किए, और उसके बाद वो 132 kV में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें कोई न्यूट्रल नहीं रहता, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है इसमें, ठीक है। जैसे कि 132 kV भी हो जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन में, 220 kV भी हो जाता है, 400 kV भी होता है, 765 kV होता है। वो अकॉर्डिंग टू वो लोड पर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया 3 फेज 3 वायर सिस्टम, उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। जो अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि वो 132 kV में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 33 kV में जो हम लोग कन्वर्ट करके जो रिसीव करते हैं वो भी क्या होता है, उस सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन वो भी क्या होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, उसमें भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करें, अब फिर वहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद आगे आते हैं, तो उसके बाद आगे आते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम ईपी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम 33 केवी को तो हम रिसीव कर लिए, उसके बाद 11 केवी में कन्वर्ट किए, ठीक है। वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे हम चलें तो 11 केवी को जो हम 230 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में, जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के नियरेस्ट लगा हुआ रहता है। हमारे घर तक जो एक न्यूट्रल पॉइंट आता है और 3 फेज आता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, एक न्यूट्रल को भी रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे वोल्टेज को कम बेसी क्यों किया जाता है। 11 के भी कोई ट्रांसमिट किया जा रहा है तो हम डायरेक्ट 11 के भी हम अपने घर तक लाएंगे और उसके बाद 230 के वोल्ट मतलब 230 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करके हम जनरली यूज कर लेंगे। तो इससे इतना स्टेशन लगाना क्यों कि 11 के के बाद 132 के में करो, 132 के बाद उसके बाद 33 के में कन्वर्ट करो, उसके बाद 33 से 11 के में कन्वर्ट करो, उसके बाद यहाँ पे 11 के से 230 वोल्ट है। तो देखिए जनरली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर वोल्ट लॉसेस को हम कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज कम रहेगा तो कंडक्टर का कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम रहेगा, ठीक है, अगर वोल्टेज कम रहेगा, ठीक है, वोल्टेज कम रहेगा तो जो EIR² जो लॉसेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब लॉसेस बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है ना कि उसको कंडक्टर का जो साइज होता है रिड्यूस करता है, मतलब कम उसको कंडक्टर का जो साइज होता है कम साइज में हम ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके कारण वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि I² लॉस को कम करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम करंट को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो लॉसेस ज़्यादा होगा, और लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा और करंट को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का भी साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा जनरेशन में, ट्रांसमिट करने में, तो क्या कंज्यूमर को भी बिजली बिल ज़्यादा आएगा। तो इसके चलते यहाँ पे लॉसेस को कम करके लॉसेस को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया था, और उसके बाद धीरे धीरे कम करके आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे इतना तो हम देख लिए। अब ये वो जो हो गया ये सिंगल लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं पूरा टोटल को। तो अब जैसा कि देख भी रहे हैं, यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं कि पावर सिस्टम्स। हम देखे थे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इसका मतलब पावर सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। तो पावर सिस्टम एक होता है कि पूरे सारे जो जनरेटिंग स्टेशन में सारा इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है, वहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से वोल्टेज को हम जनरेट किए, ट्रांसमिट किए, यूटिलाइजेशन किए, तो ये पूरे के पावर सिस्टम्स कहते हैं। जैसा कि देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम ही बताए थे कि पावर सिस्टम्स का मतलब ही होता है कि एक कम्बिनेशंस होता है, ये 3 भाग में बटा हुआ है, जनरेशन में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन में। तो देखिए पावर सिस्टम्स में यहाँ पे क्या है कि पावर सिस्टम में है कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन। हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि एक कम्बिनेशन है, एक भाग में बटा हुआ है पावर सिस्टम्स। तो कितने भाग? 3 भाग में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। से जो कि जनरेशन जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल के 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, वो चेंजिंग होता रहता है। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, यूटिलाइजेशन से अगले सेमेस्टर में पढ़ना है 4th के बाद, लेकिन पेपर चेंज होता रहता है। हम लोग तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 4th में पढ़े हैं और जनरेशन 3rd सेमेस्टर में। तो देखते हैं कि पावर सिस्टम्स का मतलब क्या आता है कि तो यहाँ पे पावर सिस्टम्स की बात करें तो क्या है कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन। यह एक कम्बिनेशन है किसका? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन का एक कम्बिनेशन है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विथ प्रॉपर कंट्रोल। और क्या करता है कि ये, और क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर का ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और फिर यूटिलाइजेशंस करता है, ठीक है। और किसके साथ? प्रॉपर कंट्रोल के साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू लोड जैसा है, मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब एक एक चीज़ को देखते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे
कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग पढ़ेंगे कि जनरेशन मतलब जनरेटिंग स्टेशंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है, तो यूटिलाइजेशन, तो सारी चीज़ के पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशंस के बारे में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का खाली जनरेटिंग स्टेशंस के ही बारे में पढ़ना है, तो हम जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में जनरली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कि जनरेटिंग स्टेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जनरेटिंग स्टेशन, जीएस का मतलब जनरेटिंग स्टेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जनरेटिंग स्टेशन रिप्रेजेंट जनरेटिंग स्टेशंस वेयर द इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय थ्री फेज अल्टरनेटर एसी जनरेटर द जनरेटिंग वोल्टेज। क्या होता है कि जो इसका मतलब क्या रहा है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल पावर का, जो प्रोड्यूस करता है थ्री फेज अल्टरनेटर, ठीक है, वो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, एसी मतलब एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इज 11 kV और इन द सेम केसेस, मतलब थ्री फेज 3 वोल्ट थ्री फेज 3 वायर में ये मतलब क्या होता है कि 11 kV को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि कहता है कि फॉर इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर द जनरेटिंग वोल्टेज दैट इज 11 kV, ठीक है, स्टेप अप टू 132 kV और मोर देन AC टू इक्विपमेंट बट अप टू सर्टेन लिमिट, यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, थोड़ा कट गया। देखिए यहाँ पे क्या है, हम पिछले मतलब हम अभी बोल रहे थे कि वोल्टेज को क्यों मतलब बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन को जो इकोनॉमिकल मतलब सस्ता करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर द जनरेटिंग वोल्टेज को 11 kV से स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 132 kV में, ठीक है, या उससे भी अधिक, मतलब मोर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोर AC मतलब उससे भी ज़्यादा किया जाता है इक्विपमेंट में। तो बट अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से मतलब एक लिमिट समय में इसको मतलब बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, अब आप लोग को समझ में आया क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। अब आते हैं कि हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन क्या बताए थे हम, दो प्रकार के बताए थे, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के बताए थे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिकल पावर एट 132 kV इज ट्रांसमिटेड बाय थ्री फेज 3 वायर ओवरहेड सिस्टम टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर 132 kV ट्रांसमिट, जो 132 kV इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम थ्रू, ठीक, याद रखना, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट होता है वोल्टेज वो कितने होता है, थ्री फेज 3 वायर ओवरहेड सिस्टम होता है। ओवरहेड सिस्टम बोले तो क्या हमारे हेड के ऊपर से गुजरता है, इसीलिए ओवरहेड सिस्टम्स कहते हैं। अगला मतलब अगले सेमेस्टर में आप लोग पढ़िएगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है, तो उसमें ओवरहेड सिस्टम भी पढ़ना होगा और ग्राउंड सिस्टम भी पढ़ना होगा। धरती के अंदर से भी बिजली पास होती है और ओवरहेड से भी पास होता है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओवरहेड सिस्टम, प्राइमरी ट्रांसमिशन ओवरहेड सिस्टम टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, इसका मतलब ये होता है कि सिटी से बाहर, ये सिटी के नज़दीक नहीं रहता है। देखिए जनरली आप देख रहे होंगे कि 132 की वैल्यू सिटी से नज़दीक जाता है, लेकिन अब आप लोग घर धीरे धीरे सटते जा रहा है मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन। लेकिन सरकार का मेन मतलब मकसद ये होता है कि 132 kV को मतलब आउटस्कर्ट ऑफ सिटी से बाहर बनाया जाता है। ये जो इसको मतलब ट्रांसमिट किया जाता है वोल्टेज को, वो सिटी से बाहर बनाया जाता है। लेकिन अब घर का जनसंख्या पोल्यूशन बढ़ने के कारण वो सटते जा रहा है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। 132 के अगर किसी बाई चांस अगर किसी कारण कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा लॉसेस पहुंचा देता है, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो क्या करें कि द प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन एट रिसीविंग स्टेशन which uses lies at outskirts of the city at receiving stations voltage reduced to 11 33 kV by a step down transformer,
ठीक है। इसमें कहता है कि जो रिसीविंग स्टेशन जो होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हुआ, ये 132 kV में कर दिया और रिसीविंग स्टेशन रिसीव कर लिया और उसको क्या किया कि 133 kV में कन्वर्ट करके जिस स्टेशन को देता है उसी को कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या किया जाता है, स्टेप डाउन कर दिया जाता है वोल्टेज को, ठीक है। अब आगे रहेंगे, फ्रॉम रिसीविंग स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफार्मर एट 33 kV बाय 3 फेज 3 वायर सिस्टम टू वेरियस सब स्टेशंस दिस नोन एज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। इस जो रिसीविंग स्टेशंस होता है और बहुत सारे सब स्टेशंस को, मतलब एक से एक अधिक सब स्टेशंस को रिसीविंग स्टेशन से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक सब स्टेशन थोड़ी ना है, वो 33 kV में कन्वर्ट करे और वेरियस मतलब बहुत सारा सब स्टेशंस को वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वोल्टेज को, किसके थ्रू, 3 फेज 3 वायर सिस्टम्स 33 kV को, ठीक है। ये भी एक याद रखेगा कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। अब आ जाते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्टार्ट एट सब स्टेशंस वेयर एज वोल्टेज इज रिड्यूस 33 kV टू 11 kV। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है कि सब स्टेशन से स्टार्ट होता है, वेयर एज द वोल्टेज इज रिड्यूस, जहाँ पे 11 kV 33 kV से 11 kV में बदल जाता है, किसके ट्रांसमिट होता है, बाय 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। 11 kV लाइन रन अलोंग द इम्पोर्टेंट रोड साइड ऑफ द सिटी इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि ये रोड साइड ट्रांसमिट किया जाता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम द्वारा ईवी को, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन रोड साइड मतलब ट्रांसमिट किया, जो सिटी है, सिटी के रोड साइड के किनारे से इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन 11 kV इज डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस। द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस आर नियर टू द कंज्यूमर एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। देखो ये जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंज्यूमर के क्या होता है, नज़दीक होता है, ठीक है। स्टेप डाउन द वोल्टेज टू 400 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, देखिए यहाँ पे, और 230 वोल्ट क्या है मेरा यहाँ पे 11 kV, 11 kV है, 11 kV क्या कहेगा 230 वोल्ट में कन्वर्ट किया, 3 फेज 3 वायर सिस्टम्स द्वारा इसको ट्रांसमिट किया गया। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम जनरली बात करते हैं 11 kV का, ठीक है। 11 kV को कन्वर्ट किया कितना, 230 kV, स्टैंडर्ड वोल्टेज है इंडिया का 230 kV हाउस के लिए, ठीक है। ये 400 kV में भी ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब 230 kV कहाँ पे होता है, 400 kV कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग घर के देखे होंगे कि 3 वायर रहता है, ठीक है, और एक न्यूट्रल रहता है। तो क्या आता है ऐसे सारे क्या होता है, ये एक फेज होता है, ठीक है, ये एक फेज होता है, ठीक है, इस सेकंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है, और ये क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो क्या आता है कि इस सारे में कितना जाता है, 230 वोल्ट जाता है, ठीक है। इसमें भी 230 वोल्ट जाता है, इसमें भी क्या जाता है, 230 वोल्ट जाता है। और ये न्यूट्रल पॉइंट रहता है, ये क्या रहता है, एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है। तो देखिए अगर 2 फेज के बीच के डिस्टेंस बोले तो क्या हो जाएगा, ये 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की बात करें तो ये भी 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक फेज एक न्यूट्रल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 230 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे इसके बीच की दूरी की बात करें तो क्या होगा, ये भी 230 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसके बीच की दूरी के बात करें तो 200, ये भी क्या हो जाएगा, एक 230 वोल्ट हो जाएगा। मतलब हम जनरली बात करें कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट होता है और 2 फेज के बीच 400 वोल्ट होता है, ठीक है, 420 वोल्ट होता है, मतलब इसी के करीब होता है, ठीक है। तब आप लोग के समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है एक फेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि 1 फेज एंड 1 न्यूट्रल इज 230 वोल्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे समझाया हुआ भी है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कि ई आर वाई वी और एन, आर से रेड, वाई से येलो और वी से ब्लू और एन से न्यूट्रल मतलब ब्लैक भी रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इसके बीच की दूरी को देखो क्या है, आर वाई के बीच क्या दूरी 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है। फिर वाई और बी के बीच क्या है 400 वोल्ट है, और बी और एन के बीच क्या है 230 वोल्ट है। देखिए यहाँ पर जी के बीच की दूरी और वाई और एन के बीच की 230 वोल्ट है। तो जनरली हम बात करें कि एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच की दूरी, एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच की दूरी कितनी होती है 230 वोल्ट, और दो फेज के बीच डिस्टेंस कितनी होती है 400 वोल्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, आप जानते हैं कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी चलता है वोल्टेज का वो 50 हर्ट्ज चलता है। ठीक है, अब देखें कि वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है, वोल्टेज का भी वेरिएशन होता है। कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर में 230 वोल्ट भी आ रहा है, कभी कभी 220 आता है, कभी कभी 215 आता है। तो वो जनरली कितना वेरिएशन होता है एक न्यूट्रल एक फेज की दूरी। अगर दो फेज के बीच की दूरी की बात करें कभी कभी 400 वोल्ट भी, 420 वोल्ट भी होता है, 410 वोल्ट भी होता है, 430 भी हो जाता है, 400 भी आता है। तो कितना वोल्टेज का वेरिएशन होता है। तो हम वेरिएशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है वो ±6% वेरिएशन चल रहा है वोल्टेज का, और फ्रीक्वेंसी का ±3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। आप नोट्स अगर बनाते होंगे तो नोट्स में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, कैसे इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप को एनर्जी सोर्स देंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या करेंगे, टरबाइन पे स्ट्राइक कराएंगे। ठीक है, टरबाइन क्या होगा रोटेट हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जनरेटर जो है वो कपल्ड रहेगा, जनरेटर कपल्ड हो रहेगा। अब यहाँ टरबाइन से फर्स्ट टाइप की डिफरेंट टाइप एनर्जी, टरबाइन हो गया रोटेट होना। अब रोटेट हो गया और उससे क्या है, अब क्या किया रोटेट हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब टरबाइन से क्या है कि ये जो जनरेटर है वो क्या है कपल्ड है। ठीक है, कपल्ड है तो ये टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर भी रोटेट करेगा, और जब जनरेटर रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि एनर्जी इज अवेलेबल इज वेरियस फॉर इन द नेचर, नेचर में वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी क्या अवेलेबल है। द डिफरेंट नेचर सोर्स सच एज प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का प्रेशर, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, फ्यूल का केमिकल एनर्जी। अब क्या हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो, रेडियो का न्यूक्लियर एनर्जी, एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस ईटीसी, इतने से एनर्जी को हम वायरस एनर्जी होता है। ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूज ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट। बहुत सा वो जो अरेंजमेंट हो आप लोग को देखा है कैसे कैसे वायरस एनर्जी से हम कैसे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ऊपर से बताए भी। अब देखिए द अरेंजमेंट इनिशियलिस एम्प्लॉय एन अल्टरनेटर कपल टू टरबाइन, टरबाइन से वहाँ पे क्या दिखाए थे, टरबाइन से क्या यहाँ पे एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक टरबाइन है लगा। ठीक है, इससे जनरेटर कपल्ड है। ठीक है, यहाँ पे वायरस टाइप ऑफ एनर्जी दे रहा है। तो यही कहता है कि यहाँ पे कि इनिशियल एम्प्लॉय ऑन अल्टरनेटर कपल टू द टरबाइन, टरबाइन से अल्टरनेटर कपल्ड है, विच कन्वर्ट ए डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक, एंड अल्टरनेटर कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, वो अल्टरनेटर क्या मैकेनिकल एनर्जी को रिसीव किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कहता है कि द टरबाइन इज ड्राइवन बाय द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सरफेस सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल जब जलता है तो उसमें एनर्जी निकलता है, तो वेरियस ऑफ एनर्जी मतलब निकलता है, प्रेशर्स ऑफ वाटर एंड फोर्स एंड विंड।
etc एग्जांपल्स की हम बात करें तो देखिए कि फॉर एग्जांपल्स द कोयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ स्टीम एट ए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो स्टीम क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स। द स्टीम इज फेड मतलब स्ट्राइक रहता है या फेड होता है टू द स्टीम टर्बाइन। टर्बाइन से क्या होता है फेड होता है या उसके पास स्ट्राइक कराया जाता है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट ऑफ स्टीम का हीट एनर्जी क्या करता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करता है यहाँ पे कि विच फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ with the help of alternator similar other form of energy can be converted into electrical energy with help of suitable mechanical equipment, ठीक है। अब आ गए हैं बेसिक ऑफ जनरेशन। कैसे कैसे यहाँ पे बेसिक ऑफ जनरेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या है इम्पोर्टेंस, बहुत सारा भी पढ़ाना है यहाँ पे। तो देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, तो लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो चुका है, तो लगता है कि अब संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग को 25 मिनट हो गया, चलिए 5 मिनट टाइम है अभी, बहुत 30 मिनट का वीडियो को हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम बताते हैं आप लोग का। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस बोले या एडवांटेज बात दम सेम है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कहता है कि देयर आर सो मैनी एडवांटेज ऑफ द सम फॉलोइंग दैट द इज, ठीक है। क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इजी कन्वर्जन होना चाहिए, एकदम कोई चीज़ से तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इजी कन्वर्जन में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी कन्वेंशियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इट कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो तुरंत मतलब कन्वर्ट कर देते हैं किसी चीज़ में। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिए तुरंत एलईडी लाइट को, और एलईडी लाइट क्या मैं तो तुरंत मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हीटर को दें तो फिर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी मतलब तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ईजी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए कि फॉर एग्जांपल्स मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एकदम इजी कन्वर्जन होता है। और बात करें कि यहाँ पे हीट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। इजी कंट्रोल, इसको कंट्रोल भी इजी किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन्स हैज बिग एडवांटेज दैट इज इट कैन इजीली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर स्विच। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इक्विपमेंट चलता है वो इजी कंट्रोल हो जाता है एक स्मॉल स्विच के थ्रू। जैसे कि हम लाइट ही की बात करते हैं, एलईडी लाइट में क्या होता है कि हम लोग तुरंत वहाँ पे लाइन देते हैं और बॉल जल जाता है, उसको तुरंत हम स्विच से इजीली में कंट्रोल करते हैं। 1 सेकंड पानी, तुरंत हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल स्विच के द्वारा ये कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि आप लोग घर में देखें लाइट को तुरंत कंट्रोल कर देते हैं। अब ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये मतलब बहुत दूर दूर तक मतलब इस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज प्रेफर बिकॉज इट कैन बी इजी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोस्ट, ठीक है। कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो एकदम आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजा जा सकता है। वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी 3 हो गया। फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका फ्लेक्सिबल अदर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी से इसका मतलब बहुत ज़्यादा है फ्लेक्सिबल, ये आसानी से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चौथा की बात करें क्लीनेस्ट, ये बहुत मतलब क्लीनेस्ट होता है, पोल्यूशन को नहीं फैलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जी बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। ये जो एनर्जी है कोई सी प्रकार का पोल्यूशन को नहीं फैलाता है ना, मतलब साउंड पोल्यूशन करता है और नहीं
ये किसी प्रकार के पोल्यूशंस मतलब नहीं करता है, बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट होता है। चीपनेस्ट, ये बहुत सस्ता भी होता है, बहुत सस्ता होता है। जैसे कि हमें मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से। जैसे कि इलेक्ट्रिकल electrical energy is much cheaper than the other source of energy. That why electrical energy is used every where such as industry, domestic, commercial and transportation। इसको बहुत सारा मतलब क्षेत्र में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, डोमेस्टिक में, कमर्शियल में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत मतलब चिपने सस्ता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। कितने कितने सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत सारा सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है बहुत सारा वहाँ पे पढ़े थे। न्यूक्लियर से कैसे बिजली उत्पन्न करेंगे, कोयला से बिजली उत्पन्न कैसे करेंगे, हवा से कैसे उत्पन्न करेंगे, तो यहाँ पे सारे सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ना है। तो हम सोगा जिससे वीडियो में सब मतलब लॉन्ग हो जाएगा, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि कितने तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे थर्मल पावर स्टेशन के बाद, थर्मल पावर कोयला से बिजली कैसे उत्पन्न करेंगे, सारे डायग्राम को बताएंगे, थर्मल पावर स्टेशन को छापेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो सो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे रोज़ लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, आप लोग बस मेहनत करिए। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट होगी सोर्स ऑफ एनर्जी से तो आप लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही